नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। ईवीएम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब इस चर्चा में कूद पड़े हैं। हालांकि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों में अखिलेश यादव की पार्टी कोई बड़ी स्टेक होल्डर की भूमिका में कहीं नहीं थी। लेकिन जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश मसलन अमेरिका, वहां ईवीएम यूज नहीं होता। इसके अलावा बात करें यदि जर्मनी की, तो बकौल अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट ने वहां ईवीएम बैन कर रखा है। जापान ईवीएम यूज नहीं करता। फिर भारत में ईवीएम का इस्तेमाल यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल क्यों होता है? और कई सारे सवाल ईवीएम को लेकर अलग अलग दौर में उठते रहे, लेकिन भारत का चुनाव आयोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कई बार चुनाव आयोग ने दूसरे लोगों को चैलेंज भी किया कि यदि ईवीएम पर जिन्हें दिक्कत है, ईवीएम से कोई आशंका है, वो आकर के उसे साबित करें। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद ईवीएम का मदरबोर्ड छूने की इजाजत चुनाव आयोग ने किसी को नहीं दी। दूर से ही कहा कि बाहर से बटन के माध्यम से करके बताएं कि क्या हो सकता है ईवीएम में। हैकिंग जैसे किसी बात को चुनाव आयोग नहीं मानता। स्वाभाविक है कि एक मनुष्य को जिस प्रकार से संदेहवादी होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नागरिक को जिस प्रकार से संदेहवादी होना चाहिए, हम आप सभी ईवीएम को लेकर तमाम तरह के सवालों से घिरे हुए हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने माने अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी इस मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं। तो आज हम नरेंद्र मिश्रा जी के पास ही चलते हैं कि ये मुद्दा आखिर क्या है और क्यों इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। इस मुद्दे पर जो आपकी आशंकाएं हैं या जो अखिलेश यादव की आशंका है, चुनाव हारने वाली पार्टियों की आशंका जो कही जाती है, जीवीएल नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी की 2009 के चुनाव के बाद जो आशंकाएं थी, उन आशंकाओं से आपकी आशंका कितनी अलग है या कितनी सिमिलर है? अखिलेश जी, मैं पहले आपके माध्यम से, पूरे चैनल के माध्यम से सारे देश के लोगों को नमस्कार करता हूँ। और मैं आप अखिलेश नहीं, लोगों ने अभिषेक हूँ। अखिलेश जी ने सवाल उठाया है। नहीं, ये तो ठीक है। अखिलेश जी तो काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन है, काफी टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं वो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जितना सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को कवरेज दिया, उसके लिए मैं सलाम करता हूँ आप सबको। फ्रंट मीडिया ने तो उतना नहीं किया, पर ये है कि सोशल मीडिया ने भरपूर कोशिश किया है। छोटे हों या बड़े हों, सोशल मीडिया इसमें लोग डेमोक्रेसी को कैसे बचाना है, इस लड़ाई में उन्होंने एक अभिन्न अंग के रूप में देश के साथ में एक चौथे पिलर के बारे में उन्होंने पूरी तरीके से बखूबी निभाया है। मेरा सिर्फ आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि भारत देश की जो 140 करोड़ की जनता है, उसको वोटिंग राइट्स दिया गया है। उस वोटिंग राइट्स को लेकर के हमारा ये सुप्रीम कोर्ट में आना हुआ था। पर इसके बारे में एक छोटी-सी इंसिडेंट भी थी और छोटी-सी स्टोरी भी है, जो 1-2 मिनट की है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ उसके जी। माध्यम से। भारत देश में चुनाव होता है, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल्स जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स में एक प्रॉपर तरीके से ये दिया गया है कि वोटिंग का राइट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी को वोट दे दिया। ये फंडामेंटल राइट से भी बड़ा राइट्स दिया गया है। आपने पूरी अभिव्यक्ति ही किसी को दे दिया है। अपने जीवन के जितने भी पावर्स हैं, सारा का सारा आपने डिलीवर्ड कर दिया है। ये सारी चीज़ आज तक आती हैं। तो जैसे मैं बेसिकली आई बिलॉन्ग फ्रॉम द मध्य प्रदेश। तो जब मैं एमपी गया 17 तारीख को चुनाव की वोटिंग करने के लिए, आई एम मतलब मैं पूरे फैमिली के साथ में दिल्ली में हूँ। ठीक है, मैं गया वहाँ, मुझे वोट डालना हुआ। वोट डालने के समय मेरा जो है तो मुझे वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। ठीक? जी। मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मैं आईएएस का इंटरव्यू लेता हूँ पूरे देश के यूपीएससी के जो बच्चे मतलब प्रिपरेशन करते हैं। हमने डीएम को बोला, डीएम को फ़ोन लगाया हमने वहाँ पर। तो फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ा अफरा-तफरी में जो भी था इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मैं उस दिन ठान लिया था कि मुझे इस बार आकर के डेमोक्रेसी के लिए अब मुझे अब अंतिम में लड़ना ही पड़ेगा। मैं इससे बहुत ज़्यादा नहीं था कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सुधार कर लेगी, ये होगा, वो होगा। इसके पहले मैं न्यूज़ पेपरों में भी रोज़ देख रहा था कि ईवीएम जो है तो कब्रिस्तान में पाई जा रही है, शिवपुरी में बहुत बड़े लेवल पर पाई गई, जिसका दैनिक जागरण में बहुत बड़े लेवल पर पेपर छापा, पेपर में पब्लिश किया, जो जी। स्पेसिफिक जो रूलिंग पार्टीज़ है, उसी से रिलेटेड था। तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। 15,000 कंप्लेन इज़ द पेंडिंग बिफोर द चीफ इलेक्शन कमीशन पोर्टल। ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। 22 नवंबर 2023 को इन्होंने पब्लिश किया।
मैंने सोचा कि चलो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बड़ा संज्ञान प्राणी होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये जब तक कि चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उसके पहले ये सब कुछ को सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि हमारा 5 साल के बीच में एक बार पब्लिक को लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में एक बार राइट मिलता है। उसके बाद तो बेचारा वो 5 साल तक उसी सरकार और उन्हीं नेताओं के बीच में घूमता रहता है अपने कामों को लेके। तो उसकी अभिव्यक्ति की जो आजादी, उसकी स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार दिए गए हैं, वो सारे तो कम से कम बने रहे। उसको लेकर के मैंने इन सारी चीजों को शुरुआत की, पर उसके बाद भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और इसके साथ में तेलंगाना का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये है 2 बजे के आसपास की बात है। हमने सेम टाइम पर एप्लीकेशन, हम सुप्रीम कोर्ट के लैंग्वेज में लेटर पिटीशन कहते हैं हम लोग, हमने सेम टाइम पर लेटर पिटीशन टाइप किया 15-20 पन्ने की, और जितने भी ग्राउंड थे सारे ग्राउंडों के साथ में हम लेकर के सीधा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंच गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब के हम घर गए। पहले तो वहां कन्वर्सेशन होता नहीं है, क्योंकि अब भाई चीफ जस्टिस के घर किसी कोई जल्दी नहीं जा सकता है। ही नोइंग अबाउट देयर कि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग रोज ही प्रेजेंट होते हैं, तो फैमिलियर तो आदमी एक दूसरे से रहते हैं थोड़ा बहुत। इसके साथ में ये भी जानते हैं कि मैं यूपीएससी वगैरह पढ़ाता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, तो चलिए ठीक है इंस्टीट्यूशन में, तो चलिए ठीक है। फिर वो मुझे जो भी था मेरा कन्वर्सेशन हुआ और मेरी रिसीव कर ली गई। नेक्स्ट डेज पर हमें सीजीआई साहब के ऑफिस से बुलवाया गया कि आप उनको बोल दीजिए कि प्रॉपर पिटीशन लाए, प्रॉपर फॉर्मेट पर कर दें। प्रॉपर फॉर्मेट में कर भी दिए। हम गए थे उस दिन कि सू मोटो लिया जाए कि 15,000 कंप्लेंट इज पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन पोर्टल्स, इन विच आर्टिकल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैविंग द पावर। किस आर्टिकल में भारत देश के संवैधानिक तंत्र में, किसमें, मैं भी आईएएस पढ़ा रहा हूँ पिछले 10-15 साल से यूपीएससी में, मुझे भी नॉलेज है। अब यूपीएससी में आप, इसका मतलब नहीं इलेक्शन कमीशन आप हो गए तो कुछ भी हो गए। आपको आर्टिकल 324 में आप डिफाइन करिए, 325, 326, 327, 328, 329, इतने हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर के। ये सभी 6 आर्टिकल चुनाव आयोग से संबंधित है, उसके अधिकारों और नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया से है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग के कानों पर तो जू नहीं रेंग रही है, उल्टा वो ये कह रहा है कि ईवीएम के बारे में सवाल उठाने पर मीडिया वालों पर भी नजर रखी जाएगी कि कौन इस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल हम नहीं उठा रहे, सवाल नरेंद्र मिश्रा वकील उठा रहे हैं। हालांकि एक नागरिक के तौर पर मैं ही नहीं बल्कि इस देश का बहुत बड़ा तबका इसको लेकर संदेहवादी। तो संदेहों को दूर करना ये जिम्मेदारी लोकतंत्र में चुनाव आयोग से लेकर उन तमाम संस्थाओं की है जो लोकतंत्र का भरोसा बनाए और बचाए रखना चाहते हैं। मेरा सवाल नरेंद्र मिश्रा जी ये है कि आप जिन समस्याओं को लेकर गए, या मध्य प्रदेश में आपने जो अपने खुद के वोटिंग के लिए जो झेला, और उस परिस्थिति में ईवीएम कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वोटिंग को लेकर के क्या वाकई आम जनता के बीच में आपने मध्य प्रदेश में देखा कि ऐसी चीज है कि ईवीएम से वोट कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। यही मुद्दे को लेकर के तो मैं आया। 15,000 कंप्लेंट जो वोटर से रिलेटेड है, ऑनलाइन आप पोर्टल में चेक कर लीजिए, वो ऑनलाइन डिजिटल है। ये ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। कितने फिजिकल कंप्लेंट्स गई हुई हैं एसडीएम के लेवल पर, तहसीलदार के लेवल पर, कलेक्टर के लेवल पर, जो एज ए मतलब प्रोसाइडिंग ऑफिसर होता है इलेक्शन के पर, वो कितने सेक्टर ऑफिसर के पास कितनी गई है, कितने लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दे पाए होंगे, कितने लोग आधे में ही वोट नहीं डालने दिया गया वो वापस चले गए। ये सारी बहुत सारी एक अंजुमान जी ने बहुत बड़ा कवरेज दिया था मध्य प्रदेश की किसी विधानसभा को लेकर के, मुझे विधानसभा तो नहीं याद है, इस लेवल पर हुआ है चुनाव, इतने बड़े लेवल पर वोटिंग राइट्स को वायलेशन हुआ है। तो मेरा मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरे पावर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो कंडक्ट कराएं। एक नहीं 50 जजमेंट मैं उनको दूंगा, मैंने कोर्ट के सामने भी रेफर किया है। और यदि चीफ इलेक्शन कमीशन आप नहीं कैपेबल है, इफ यू आर नॉट कैपेबल, तो हमारे जितने जनता की जितनी संख्याएं हैं जो उनका समाधान हो सकता है, मैंने कोर्ट में भी बोला इस चीज को लेकर के, आप लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, ईवीएम को लेकर के लोगों के सवाल हो रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया। इसमें ये है, आपने चुनाव आयोग का जिक्र किया, तो मैं अब चूंकि आप यूपीएससी के लिए भी पढ़ाते हैं, मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा। ये तकनीकी पहलू ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग एक सदस्यीय हुआ करता था, सिंगल मेंबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नरसिम्हा राव के जमाने में 93 में 91 वाला एक्ट लागू हुआ और जीवीजे कृष्णमूर्ति और एमएस गिल 3 मेंबर चुनाव आयोग बनाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त को तो पद से हटाने यानी रिमूवल प्रोसेस के मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त है कि उसके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए।
लेकिन बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों के मामले में ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं है। नया वाला एक्ट आया है उसमें भी उनको कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है। सवाल और अधिकार देखिए, बहुमत के आधार पर तीनों बराबर है, 2-1 से फैसला हो सकता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त अकेला भी कुछ चाहे तो नहीं कर सकता बाकी दोनों की सहमति से। लवासा का केस आपने देखा होगा। सवाल ये उठता है कि जब चुनाव आयोग का बहुमत ही स्पाइनलेस होगा तो फिर ईवीएम जैसे बड़े मसले पर चुनाव आयोग कैसे फैसला ले पाएगा? मैं आप लोगों के आपके माध्यम से अभिषेक जी जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं यही मैंने सुप्रीम कोर्ट में रेज किया है। जो आप कहना चाहते हैं, हम जिस दिन मेंशनिंग किया है सीजीआई के उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस के उसमें कोर्ट में, तो उन्होंने बोला आई नो अबाउट द एंटायर फैक्ट ऑफ द केस मिस्टर काउंसिल, दिस इज द इमरजेंसी केस, दिस इज एक्सट्रीम इमरजेंसी केस, दिस इज अर्जेंट बेसिस केस, यू फाइल द फाइलिंग मेमो विथ अपीयरेंस, आई विल मतलब टेक एन एक्शंस अगेंस्ट दिस केस। तो हम उसको लिस्ट करेंगे। उन्होंने हमें खुल के बोला इस चीज को लेकर के। एक मामला इससे तो जुड़ा हुआ जब कोर्ट ने इस चीज को बोल दिया जी, कुछ कह रहे हैं इसके साथ में जैसे हाँ, अभी ये मामला फिर नेक्स्ट डेज पर मिस्टर ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे जो सेकंड चीफ जस्टिस बनने वाले हैं भारत देश के, संजीव खन्ना की कोर्ट में लगा और वहां बड़े बड़े धुरंधर मतलब सब लोग बैठे हुए थे। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि ऑनरेबल जो हमारे कपिल सिब्बल साहब थे, सिंघवी साहब थे और क्या कहते हैं, इसके अलावा हमारा हरीश साल्वे जी थे, सब लोग बैठे हुए थे। सबके सामने मैंने आर्गुमेंट किया इस चीज को लेकर। मैंने बोला विदाउट 15,000 कंप्लेंट्स इन विच आर्टिकल्स in which sections of the IPC or CRPC any kinds of the relevant sections or articles which has given specific given to the Election Commission of India without deciding of the complaints, it had the power, you delivered the particular certificate of the particular specific party। आपने कैसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया है सबको? ऑर्डर फॉर रिकॉल करिए उनको सबको। जब तक इतने बड़े लेवल में ईवीएम टेम्परिंग, ईवीएम का इश्यूज है, उस पे ब्रॉडकास्टिंग का इश्यूज है, उस पे बूथ कैप्चरिंग का इश्यूज है, उस पे इसके अलावा उसमें भारत देश में और ईवीएम स्लोली काम की है, कंटिन्यूटी नहीं थी उसमें प्रॉपर, बहुत सारे ऐसे कंप्लेन है, उनको बिना सॉर्ट आउट किए जैसे 15 से थोड़ा विषय पर हम लौटते हैं, आपके पास भी समय का अभाव है, नहीं तो विस्तृत चर्चा हम इस पे करते हैं। ईवीएम को लेकर के जो डाउट है उसी पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की बातें तो आपने सारी बातें समझा दी, मैंने सवाल भी किया, समझा दिया। ईवीएम पर एक मुद्दा है कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट सिर्फ चुनिंदा बूथों पर लगाए जाते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि जो वीवीपैट होते हैं उनकी गिनती के पहले सर्टिफिकेट कैसे जारी किया जाता है, और जब वीवीपैट लगाए जा रहे हैं तो 5% ही क्यों, सभी मशीनों के साथ वीवीपैट क्यों नहीं है? और वीवीपैट में एक सवाल ये है कि कुछ सेकंड के लिए दिखता है, आमतौर पर लोग देख भी नहीं पाते इतनी जल्दी की मशीन से जो रसीद निकली और नीचे गई पता नहीं किसको गया, वो उस व्यक्ति को ही क्यों नहीं मिलता कि वो व्यक्ति खुद एक बगल में रखे डब्बे में डाल दे और सभी वोटर को वीवीपैट की सुविधा मिले। इस तरह की चीजें क्यों नहीं की जाए? ट्रांसपेरेंसी का अभाव क्यों बनाकर रखा जा रहा है? क्या इस मुद्दे पर आपको लगता है कि चंद्रचूड़ साहब की अदालत में या जस्टिस खन्ना साहब की अदालत में कुछ न्याय मिल पाएगा और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता से संबंधित कोई बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आ पाएगा? देखिए अभिषेक जी, अभी तक ईवीएम की सुनवाई को कंप्लीट बैन कर दिया था कोर्ट ने। अब हमारी पिटीशन से ईवीएम पर सुनवाई शुरू हो गई। इसके पहले बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े हमारे सारे देश के वकील थे, उन सबको किसी न किसी कारणों से इधर उधर थी चीजें, पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जैसे जिस तरह से निर्णय दिया है, इसका मतलब है कि ईवीएम को लेकर के उनके दिमाग में पूरी चीजें आ चुकी है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ की जो जनता है उस जनता के वोटिंग राइट्स को फ्री और फेयर होना चाहिए और डेमोक्रेसी बची रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वो भी रहनी चाहिए। उसके लिए मैंने 4-5 बड़े एग्जाम्पल दिया है। छत्तीसगढ़ का एक कैंडिडेट, स्पेसिफिक कैंडिडेट किसी पार्टी का, वो कहता है कि आई डिड नॉट रिसीव द सिंगल वोट ऑन हिज ओन पोलिंग, अपनी पोलिंग पर मैं एक भी वोट नहीं पा रहा हूँ, मैंने मेरे घर का नहीं दिया, रिश्तेदार नहीं दिया, परिवार नहीं दिया, पर मैं तो अपनी वोट दिया हूँ, इसके लिए मैं एफिडेविट देता हूँ। Similarly, in Madhya Pradesh, some candidates already giving producer evidence up to him. ऐसे छत्तीसगढ़ से दिया गया है मुझे बहुत सारे। ऐसे ही बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम में मुझे इतना वोट मिला, इतना मिला है, जबकि मुझे इतना मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर पर जो विपक्षी पार्टी थी बहुत आगे थी, जब ईवीएम स्टार्ट होती है तो बिल्कुल स्लो हो जाती है।
ये बड़ा चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है नरेंद्र जी। ये करेक्ट। मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है। बिहार का 2015 का चुनाव मुझे याद है। उस चुनाव में जब बैलेट की गिनती शुरू हुई, बीजेपी काफी आगे थी, पटाखे फूट गए थे। ईवीएम खुला, भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को ही 1/4 सीटें नहीं मिली, 3/4 मेजोरिटी महागठबंधन को मिली 2015 में। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी को 300 से ज्यादा सीटों पर बढ़त है, 400 में से 300 से ज्यादा सीटों पर बढ़त है। राजस्थान में यही देखा जा रहा है, मध्य प्रदेश में यही देखा जा रहा है। ये है क्या तिलिस्म? आखिर जो बैलेट पेपर से वोट करने वाला तबका है वो इसी समाज का हिस्सा है, उसको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहे तो ये मास्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं, बड़ा बाबू होते हैं जिनको हेड क्लर्क बोलते हैं, और यही सारे लोग इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं। ये लोग अपना वोट बैलेट से कास्ट करते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर होता है मोटे तौर पे वही कास्ट करते हैं वोटिंग के पहले। उनके वोटों की गिनती होती है वो अलग, और उसी समाज का दूसरा हिस्सा जो ईवीएम से वोट कर रहा है उसका ट्रेंड ही अलग। ये तो अपने आप में बहुत पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी है। ऐसा हो कैसे सकता है, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। और इसके साथ में अभिषेक जी, पांचवा एक मुद्दा मैंने जो कोर्ट के सामने रखा है कि ईवीएम मशीन के बहुत सारे कैंडिडेटों के हमारे पास रिपोर्ट कार्ड आए स्पेसिफिक कि सीरीज नंबर सो एंड सो ये मशीन इस पोलिंग में लगी हुई थी। मान लीजिए मेरा कोई मध्य प्रदेश का कोई विधानसभा का कोई स्पेसिफिक पोलिंग है, सर्टिफिकेट दिया गया कि ये मशीन जब चुनाव शुरू हुआ है उस समय पर 99% चार्ज पाई गई। उसके बाद जब चुनाव खत्म हुआ, वोटिंग खत्म हुई तो 75% आई। उसके बाद ये 15 दिन बाद जब इलेक्शन वोटिंग काउंटिंग शुरू होती है 3 दिसंबर को, उस दिन ये चुनाव का जब रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने वाला होता है उस समय पर ये मशीन 99% रिचार्ज कैसे हो गई, 99% रिचार्ज पाई जा रही है। तो मैंने 5 क्वेश्चन, हाँ मैंने कोर्ट में एविडेंस दिया है इसका। उसमें मैंने 5 क्वेश्चन पूछा है। पहला कि ये ईवीएम मशीन किसने चार्ज किया 99%, फर्स्ट। सेकंड, यदि क्या मशीन है अपने से खुद ऑटोमेटिक चार्ज हो जाती है, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आपने नहीं किया तो किसने किया, किसी पार्टी स्पेसिफिक ने किया। तीसरा, मैंने इस समय यह बोला कि यदि पार्टी स्पेसिफिक ने नहीं किया तो क्या आपने सबको बुलाया इसके बारे में कि हमें रिचार्ज करना है बैटरीज को। इसके साथ में यदि आपने ये नहीं किया तो फिर ये हो कैसे गई। तो इससे जाहिर होता है कि कुछ न कुछ छेड़छाड़ की गई है। इस एविडेंस को भी मैंने दिया है। 6 दिसंबर को न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर ने बहुत बड़े लेवल पर इसको पेपर में छापा है, तो उसको भी मैंने काफी बड़े लेवल पर कोट किया है। थोड़ा समय का अभाव है नरेंद्र जी, इस पर विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ले रहे हैं। क्या इस मामले में आपको लगता है कि मौजूदा समय में मास्टर ऑफ रोस्टर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब क्या कोई संविधान पीठ बनाने की तरफ जाएंगे, और कब पहली हियरिंग की उम्मीद आपको है? नहीं, पहली हियरिंग करके इन्होंने डायरेक्शन दे दिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दोनों स्टेटों के चुनाव के जितने हमारी प्रॉब्लम है उनको 1 महीने के अंदर में पूरा कंप्लीट करना है। डायरेक्शन हो गया है परसों। यही सवाल है नरेंद्र जी, सवाल यही है कि 1 महीने बाद पहला जवाब आएगा, फिर उसके बाद चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जाएगा। अब वो करते करते लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी। तो ये ईवीएम की जगह यदि चेंज करना होगा तो ये आएगा कब? ये तो प्रोसेस होता चला जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा की तरह कि 11 तारीख को ही दिया गया कि रीजनेबल टाइम फ्रेम में 11 मई को, आज 10 जनवरी तक का टाइम एक्सटेंड करके दिया गया। तो ईवीएम के मामले में तो एक लोकसभा चुनाव निकल जाएगा फिर। देखिए अभिषेक जी, आपसे मैं और भारत देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इस बार केस को मैं लड़ रहा हूँ, थोड़ा मेरे ऊपर भरोसा करें। मैं चुनाव के नतीजे आने के पहले मैं बहुत कुछ कर दूंगा और काफी बड़े अच्छे से करूंगा। पूरा प्रॉपर प्रोसेस से मैं कर रहा हूँ और करूंगा। और आप के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत देश के 140 करोड़ की जो जनता है उसकी जो वोटिंग राइट्स है वो प्रॉपर होगा। ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस डेमोक्रेसी को बचाना और इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों है। तो वो मुझे लगता है कोई खड़े उतरेंगे। नहीं तो ईवीएम की सुनवाई अभी तक नहीं हो रही थी। ईवीएम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुनवाई शुरू हो गई और उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रॉपर तरीके से अर्जेंट केस में मेंशनिंग करके, नहीं तो इतने बड़े बड़े मैटर थे बिल्कुल जगह नहीं थी, तो फिर भी उन्होंने लिस्ट करके इसमें डायरेक्शन करवाया है प्रॉपर। कि अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए हैं, दूसरे विकसित देशों का उदाहरण दिया है, इन उदाहरणों के बीच में मौजूदा समय में भारतीय लोकतंत्र कहाँ खड़ा है और इस लोकतंत्र में मतदाताओं का, नागरिकों का भरोसा किस हद तक कायम है और भविष्य में किस हद तक कायम रहेगा, ये सवाल है। कुछ कहना चाहते हैं आप?
हाँ, मैंने आप लोगों के माध्यम से यह भी बोलना चाह रहा हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन को बोल दिया है कि ईवीएम को आप बुलाइए मँगाइए, जिस ईवीएम को आप इलेक्शन के दौरान पर यूज़ करते हैं। भारत देश के वर्ल्ड के जितने बड़े हैकर हैं, सबको ओपन रखिए और वो सारे ऑनरेबल जस्टिस के निगरानी में होने चाहिए, सब जगह ओपन में रख दीजिए। कितने लोग कितने तरीके से उसको छेड़-छाड़ कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं और वर्ल्ड के जितनी बड़ी कंट्री ने बैन किया है, उनको भी बुलाइए। और आप ओपन रखिए, उसके बाद आप देखिए क्या होता है और यदि ये सक्सेस नहीं है, तो आप ईवीएम से जो पर्ची वीवीपैट से निकलती है, उसको निकालिए और वहाँ पर जो जनता वोट डालने जाती है, वो अपने डिब्बे में डाल के चली आए। सीधी सिंपल सी बात है। इतना सब कुछ तामझाम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो सर्टिफिकेट कैंडिडेट को दिया जाए, मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा इसमें कि जो कैंडिडेट को चुनाव जीतने या हारने के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाए, उस सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर वीवीपैट की, चाहे वोटिंग 10 लाख हुई हो, 5 लाख हुई हो, 8 लाख हुई हो, जितनी भी वोटिंग हुई हो, सभी के वीवीपैट की गिनती के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि करेक्ट। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान सही सही और एक्यूरेट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मिश्रा लास्ट जी। अभिषेक जी लास्ट में एक और बोलना चाह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने एक चीज और बोला था, उसको भी मैंने उसमें सॉल्यूशन में दे दिया है कि पंचायत लेवल में एक ही दिन में रिजल्ट हो जाता है और एक ही दिन में वीवीपैट या ईवीएम से काउंटिंग हो जाती है। इट इज फिजिकली पॉसिबल। आप पंचायत या छोटे लेवल में वोटिंग का सेम टाइम पर आप डिक्लेयर कर दीजिए, एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा। वो टाइम टेकिंग के लेकर के इशू रेज किया है, उसका मैंने उनको जवाब दे दिया है। प्लीज, धन्यवाद जी। आपको। तो शुक्रिया। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। और ईवीएम को लेकर जो नरेंद्र मिश्रा जी के सवाल हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब अगली बार 1 महीने के बाद जो सुनवाई होगी और जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जो जवाब आएगा, उसके बाद किस तरह की जरूरत, किस तरह के बदलाव की है यथास्थिति की जरूरत ईवीएम के मामले पर समझते हैं। सवाल 100 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का कि आखिर इस देश के वोटर्स का भरोसा कैसे बना रहे, और इसी भरोसे को बनाए रखने और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सवाल ईवीएम का नहीं है, सवाल दूसरे बैलेट पेपर का नहीं है, सवाल इस देश में डेमोक्रेसी के भरोसे का है। देखते हैं नरेंद्र मिश्रा जी के प्रयासों को किस प्रकार से न्यायिक मुहर लगती है और किस प्रकार से चुनाव आयोग अपनी बात को पुष्ट कर पाता है। इसी के साथ आज के इस विषय को, इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करते हैं। लेकिन ईवीएम को लेकर के जो सवाल है, उन सवालों पर लोकतंत्र से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, बैलेट पेपर को लेकर के भी यदि सवाल आएंगे, तो उसी तरह से हम मुखर होंगे जिस तरह से ईवीएम को लेकर के मुखर हो रहे हैं। नमस्कार।